Here also we proceed with the next part of income from other sources. So what we were doing dividends in the earlier tutorial, and for dividend, let me tell you that dividend, regarding the taxability of dividend, that dividend which are received from cooperative society, they are fully taxable. Received from cooperative society are fully taxable. एंड डू रिमेंबर, इन पे कोई TDS भी नहीं है, देर इज़ नो TDS. सो बिकॉज ऑफ नो TDS, तो जितना अमाउंट रिसीव्ड है उतना ही पूरा का पूरा टैक्सेबल है. सो अमाउंट रिसीव्ड इज डायरेक्टली टैक्सेबल बिकॉज कोई TDS नहीं है. नेक्स्ट इज नंबर 2, दैट इज विच इज रिसीव्ड फ्रॉम डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी. तो जो फॉरेन कंपनी से मिल रहा है, तो इन केस दिस डिविडेंड इज रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी, तो इसको हमने नेट इनकम इज टू बी इंक्लूडेड. नेट इनकम इज टू बी इंक्लूडेड. नाउ अगर कुछ असेसी, अगर if they can claim for double taxation relief, then they can add the gross amount. फिर gross amount ऐड करना है. अदरवाइज हमेशा हमने क्या करना है, जो नेट इनकम लिखा होगा क्वेश्चन में कि दिस इज़ द नेट डिविडेंड इनकम फ्रॉम फॉरेन कंपनी, तो वो ही हमने इंक्लूड कर लेनी है. Now what about the other dividends? The other dividends, including the deemed dividend. So other dividends including deemed dividend, इनके लिए deemed dividend वो जो हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में पढ़े थे. So including deemed dividends की बात कर रहे हैं. They आर नॉट टैक्सेबल, कुछ भी इस पे टैक्सेबल नहीं लगेगा. दे आर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034. लेकिन जो डीम डिविडेंड हमारा हमने बोला था ई वाला क्लॉज, दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल. नाउ द थिंग इज, इस केस में एक और लिमिट है कि अगर एग्रीगेट डिविडेंड्स 10 लाख से ज़्यादा के हो जाते हैं, रिसीव करते हैं हम ईयर में, तो अगर एग्रीगेट डिविडेंड्स की जो अमाउंट है दैट एक्सीड्स हाउ मच, ₹10 लाख, देन देयर इज़ अ टैक्स ऑन इट एंड इट इज़ एट द रेट ऑफ 10%. लेकिन डोमेस्टिक कंपनीज पर नहीं लगना. मतलब हम तो बिकॉज वी आर डूइंग फॉर इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ. अगर एग्रीगेट डिविडेंड एक्सीड कर गया 10 लाख, देन 10% टैक्स विल बी देयर. नाउ वी कम टू द अनदर पार्ट. व्हाट अबाउट फॉर द यूनिट्स ऑफ डिविडेंड इज ओवर. नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ यूनिट्स ऑफ अ स्पेसिफाइड कंपनी और म्यूचुअल फंड. तो जो म्यूचुअल फंड हैं, दे आर ऑल्सो द UTI एंड म्यूचुअल फंड्स, दे आर ऑल्सो exempted and they are, इनकी जो इनकम आती है that is exempted under section 1033. एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब जो दे रहा है वो टैक्स पे करेगा स्पेसिफाइड रेट्स. नेक्स्ट इज द विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम्स, लॉटरीज. नाउ दे आर टू बी इंक्लूडेड इन द इनकम एंड इट्स रिटन विदाउट डिडक्टिंग एनी एक्सपेंस. इसके ऊपर से कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है. एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपकी लॉटरी विनिंग, इफ़ लॉटरी विनिंग इज़ लेट्स से 1000 रुपीज़ की लॉटरी जीती है आपने. अब पहले इसके लिए हम पढ़ लें कि क्या रूल है, और एक केस करेंगे कि हमने 1 लाख की लॉटरी जीती. तो 2 केसेस करते हैं. पहले हम यहाँ पे रूल पढ़ लें. सो रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है इफ़ द विनिंग ऑफ लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम या कोई भी बैटिंग शर्त वगैरह या हॉर्स रेस
डज नॉट एक्सीड 10,000। अगर वो 10,000 से ऊपर नहीं है तो उस पर टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, और जितना अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है पूरा का पूरा इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। यानी कि हम लोगों को अगर 1,000 की हमारी लॉटरी विनिंग है तो 1,000 की जो लॉटरी विनिंग है इसके ऊपर TDS नहीं है, देयर इज़ नो TDS। इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैक्सेबल नहीं है, इट इज़ टैक्सेबल। तो 1,000 रुपये हमारी इनकम में इंक्लूड हो जाएंगे, दे विल बी इंक्लूडेड इन अवर इनकम, पर टैक्स एट सोर्स नहीं कटेगा। यानी कि आपने 1,000 रुपये जीता तो आपको लॉटरी विनिंग 1,000 रुपये आपके हाथ में मिल जाएगी, और आप अदर सोर्सेज हेड में इस 1,000 को पूरा का पूरा टैक्सेबल शो करोगे। अब पॉइंट लेते हैं 1 लाख का, कि 1 लाख का जो है कि अगर विनिंग 10,000 से ज़्यादा की है तो इन दैट केस क्या होगा, तब उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट होगा। मतलब यू विल बी पेड लॉटरी अमाउंट, लॉटरी प्राइज आफ्टर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो वो क्या करेंगे, आपका टैक्स पहले काटेंगे फिर आपके हाथ में पैसा रखेंगे, यानी कि पूरा 1 लाख नहीं मिलेगा, तो वो काटेंगे कितना। सो लेट अस रीड फ्रॉम द बुक। तो इट इज़ रिटन कि 10,000 रुपये तक के पैसे के ऊपर TDS नहीं होगा। तो कितने पे होगा, और अगर होना है तो कितना होगा। इफ़ विनिंग एक्सीड्स द अबव लिमिट तो टैक्स विल बी डिडक्टेड एट 30%। इसका मतलब 30% TDS होगा। नाउ वी कम बैक टू अवर एग्जाम्पल। तो अगर 1 लाख का था तो हमें अब टैक्स हमारा 30% पे कटेगा। तो व्हेन आई से कि 30% पर टैक्स कट रहा है, तो लेट अस कैलकुलेट। 1 लाख का हम 30% करते हैं, जस्ट हैव अ लुक। 1 लाख इंटू 30%, तो 30,000 तो उन्होंने काट देना है, यानी कि इट इज़ 30,000। 30,000 काट देंगे तो 1 लाख में से 30,000 माइनस करके आपके हाथ में 70,000 रुपीज़ रख देंगे। नाउ यू रिसीव 70,000 रुपीज़, और अब आ गई रिटर्न फाइल करने की डेट। नाउ अब आप बताओ आप कितना लिखोगे, व्हाट इज़ योर इनकम, is this income after tax deducted at source or before? तो before, it is 1 lakh. So we are going to include in our income 1 lakh only, not this amount. ये जो 30,000 रुपये का हमने टैक्स पे कर दिया यहाँ पर एट सोर्स, इसका टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा जब हमारी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होगी। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। टैक्स किस पे लगना है, विच फिगर इज़ टू बी टेकन इनटू इनकम, ₹1 लाख ओनली। हमने 1 लाख, इन केस हमें रिसीव्ड अमाउंट दिया होगा तो हम ग्रॉस अप करेंगे, और ग्रॉस अप करके हम फिर भी 1 लाख ही टैक्सेबल करेंगे। व्हाट डज आई मीन बाय, डू आई मीन बाय कि ग्रॉस अप करेंगे, इसको भी समझ लें। सपोज आपको इस तरह से लिख दिया हो कि विनिंग रिसीव्ड, लॉटरी विनिंग रिसीव्ड, या बेटिंग विनिंग, बेटिंग रिसीव्ड, betting money received, so ₹70,000। क्वेश्चन सिर्फ इतना कह रहा है लॉटरी विनिंग रिसीव्ड। अब साथ में क्योंकि वर्ड रिसीव्ड आ गया तो हमें पता है मेरे रिसीव्ड अमाउंट, और ये बहुत ज़्यादा है, 10,000 वाली फिगर से ज़्यादा, अभी तो इसको ग्रॉस अप करना है, तो ये TDS के बाद वाला है। तो इसका मतलब पहले अमाउंट X था, X में से मैंने TDS माइनस किया, फिर बचा कितना, 70,000। और ये हमारा जो मैं ये TDS कह रही हूँ वो कितना परसेंट था, 30% TDS। अगर मैं पहले को ले लूँ 100 में से 30 कट गए तो कितने बच गए, 70। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 70। तो मैं अब ग्रॉस अप कैसे करूँगी, हाउ आई विल बी डूइंग दिस। सो ग्रॉस अप होगा 70,000 अपॉन 70 इंटू 100, दैट इज हाउ मच, ₹1 लाख। सो दिस इज द टैक्सेबल अमाउंट। आई होप दिस इज़ क्लियर कि ग्रॉसिंग अप किस तरह से होगी। तो जब भी ग्रॉस अप करना है हमने डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100 हमने कर देना, जो फिगर आएगी इस केस में वो हमारी टैक्सेबल हो जाएगी। सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। सो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ से
that they are chargeable to tax. लेकिन we have to keep in mind if they are kept as stock in trade तब बिजनेस हेड में आएगा, और अगर एज एन इन्वेस्टमेंट हमने होल्ड की गई हैं, जैसे कि हम अपने फैमिली में हम करते ही हैं, आप अपने पेरेंट्स से भी बात करना सिर्फ बच्चों की, दे विल बी टेलिंग यू दैट दे आर होल्डिंग इन्वेस्ट दीज सर्टेन सिक्योरिटीज विद द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर को सेव करने के लिए या सिक्योरिटी के लिए दे डू सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स. सो देन वट एवर द इनकम इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज. Now security में what is the basis of charge? Now basis of charge is that interest does not accrue day to day. Interest is charged on certain dates or any certain dates. For example, you might have done in your financial account certain like the 30th June or 30 or the September 30th September, some dates like this for the interest rates. We calculate that how much is the interest on the security. Let's say these dates are fixed, तो इन dates पे interest मिलना है, and whosoever is the holder उसी को interest मिलना है. And it's written that if no, it is chargeable to tax on the basis of accounting method, that is cash or mercantile as the case is. अगर कोई accrual basis कर रहा है, वॉट एवर मर्केंटाइल या कैश बेसिस कर रहा है, तो फिर इट विल बी कैश बेसिस पे इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ इट्स रिसीप्ट. आई होप दिस इज क्लियर. बट अगर एक्रूअल बेसिस है तो ऑन दैट बेसिस दैट इफ इवन इफ इट इज़ गोइंग टू बी रिसीव्ड लेटर ऑन, तो तब भी अभी टैक्सेबल हो जाएगा. सो इट डिपेंड्स दैट विच अकाउंटिंग सिस्टम दैट assessee is using. So accordingly we are going to put it to tax. Now I told you that there is that there because certain date is fixed for interest. तो अब लोग कैसे अपनी इनकम को बचाते हैं टैक्स से? ट्रांजैक्शन का नाम है बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन. तो अवॉइड टैक्स करने की एक इवेजन की एक ये या अवॉइडेंस कह लीजिए, अवॉइडेंस की एक टेक्निक है बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन. इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए कि दैट अ पर्सन हु हैपन्स टू बी द ओनर एट द टाइम व्हेन इंटरेस्ट इज़ ड्यू, जब इंटरेस्ट ड्यू है वो सम टैक्टफुल पर्सनस वो क्या करते हैं, अपनी सिक्योरिटीज़ को पहले बेच देंगे बिफोर द डेट ऑफ इंटरेस्ट अपने किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को, और बाद में उसे क्या कर लेते हैं, दे बाय बैक आफ्टर द एक्सपायरी डेट ऑफ इंटरेस्ट. अब आप सोचोगे इससे ओनर को क्या फ़ायदा है कि इंटरेस्ट डेट से पहले बेच दिया और इंटरेस्ट डेट के बाद ले लिया वापस. फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि इंटरेस्ट डेट पर अगर वो खुद रिसीव करता है तो हो सकता है वो ज़्यादा टैक्स की स्लैब रेट में आता, उस पर ज़्यादा टैक्स लगता, और जिसको उसने ट्रांसफ़र किया होगा अपने फ्रेंड को या रिलेटिव को, उसको शायद टैक्स लगे ही ना, या उसको बहुत थोड़ा रेट लगे टैक्स का, लेट्स से 5% टैक्स लगे उसे, और वो 5% टैक्स ये पर्सन खुद ही असेसी ही उसके लिए पे कर देगा. तो सेलर एस्केप्स टैक्स, मेन थिंग इज ही एस्केप टैक्स, एंड बायर ऑल्सो डज नॉट पे टैक्स ऑन हिज इनकम, क्योंकि वो तो मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से कम है. और अगर ज़्यादा भी है तो फिर जो हमारा असेसी है जिसने ये काम किया है अपनी सिक्योरिटी को इंटरेस्ट डेट से पहले बेचने का, वो उसके बिहाफ पे कर देगा. कैसे? सीक्रेटली पे कर देगा. सो ये एक डिवाइस है, इसके कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत सफ़र करता है, लॉस ऑफ रेवेन्यू, एंड दिस इज एन डिवाइस ऑफ अवॉइडिंग टैक्स. और अगर असेसिंग ऑफिसर की नॉलेज में ये आ जाए दैट द सो एंड सो पीपल आर यूजिंग दिस, so action could be taken on them. So I hope bond washing transactions are also clear. Now we come to the types of securities, the kinds of securities. So securities में जब हम कहेंगे तो 4 तरीके की हैं. एक है टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यहाँ पे कुछ लिस्ट दी है फॉर ऑल असेसी, 12 ईयर NSAC या नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, बेयरर बॉन्ड, स्पेशल these treasury saving certificates जो 10 साल के हैं. Then we come to the next one, that is post office
कैश सर्टिफिकेट्स जो 5 इयर्स के लिए हैं, एनपीसी नेशनल प्लान सर्टिफिकेट 10 इयर्स के, देन नेशनल प्लान सेविंग सर्टिफिकेट्स. सो यू कैन हैव अ लुक एट द होल लिस्ट. इसी तरह से पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक अकाउंट, जो कि अगर मैं इंडिविजुअल खोलूँ अपने नाम पे तो इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड है 3500 तक, और अगर जॉइंट अकाउंट हम खोलें तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन है 7000 की. पोस्ट ऑफिस में भी एफडी खोली जा सकती है, क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट, दैट इज़ फॉर 15 ईयर्स, तो उस पर भी वो भी एग्जेम्प्टेड हो जाएगा. नाउ दीज आर सर्टन. आप देख रहे होगे पोस्ट ऑफिस बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे. सो द थिंग इज़ कि इट इज़ टू एनकरेज फॉर सेविंग इन द पोस्ट ऑफिस. So if these investments are made, and then there are certain investments for individual HUF, numericals में ये नाम होते हैं ज़्यादातर, capital investment, bonds. So do remember, yeah, interest on notified bonds or debentures of public sector, interest on securities which are held by welfare commissioner of Bhopal gas victims in the Reserve Bank. Now ये सब के सब जो हमने कैटेगरी की ABCD की, यहाँ पे इनका इंटरेस्ट फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है. तो ये हमारी कौन सी कैटेगरी हो गई? ये कैटेगरी है टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी. अब जब हमने पढ़ लिया ये एग्जेम्प्ट ही हैं, तो याद रखिए इसका जो इंटरेस्ट है वो इनकम में शो नहीं करना. क्यों नहीं करना? क्योंकि उस पर टैक्स नहीं है, इट इज़ नॉट टैक्स्ड. नाउ द नेक्स्ट इज़ द लेस टैक्स सिक्योरिटी. तो लेस टैक्स सिक्योरिटी कौन सी सिक्योरिटी है? लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वो हैं जिनके ऊपर टीडीएस नहीं होगा, यानी कि टैक्सेबल हैं बट टैक्स काटेंगे नहीं, पूरा का पूरा आपको दे देंगे टैक्स, इनकम पूरी दे देंगे. सपोज़ कीजिए जैसे मैं कहूँ कि अगर इनकम 10 रुपीज़ की है और उसके ऊपर 2 रुपीज़ का टैक्स कटना था, लेकिन ये आपको इनकरेज कर रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, और ये कह रहे हैं कि आप पे टैक्स नहीं काटेंगे. ये सिक्योरिटीज़ हैं कौन सी? ये सिक्योरिटीज़ ऊपर जो हमने लिस्ट की हैं उनसे अलग हैं. these are issued by the central or state government and these securities are taxable. याद रखें, लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टैक्सेबल हैं. जितना इंटरेस्ट इनके ऊपर मिलता है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है. फॉर एग्जाम्पल इस पे आप रूल लिख सकते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इक्वल टू इनकम टैक्सेबल. तो उतनी ही इनकम टैक्सेबल है. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन नज़र आ रही है. अब वो एक्सेप्शन पढ़ें. एक्सेप्शन क्या कह रही है? एक्सेप्शन कह रही है कि अगर टैक्स डिडक्ट हो रहा है एट सोर्स, किस चीज़ पे? सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स, किस ईयर के? 2003 के, और उनका अगर इंटरेस्ट पेबल 10,000 से ज़्यादा है तो टैक्स शैल बी डिडक्ट एट सोर्स. तो ये सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2003 वाले थोड़े अलग निकले. इनके ऊपर टीडीएस होगा. ये भी गवर्नमेंट की इशूड हैं, लेकिन इन पे टीडीएस होगा, बाकियों पे टीडीएस नहीं होगा. सो अभी तक आप लोगों ने सिक्योरिटीज़ दो कर ली. अब आती हैं कमर्शियल सिक्योरिटीज़, या जिन्हें हम नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं. तो दीज आर टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड द अदर इज़ लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. इसको भी हम ऐसे कह सकते हैं, टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटीज़ एंड लेस टैक्स कमर्शियल सिक्योरिटीज़. तो जो ये टैक्स फ्री सिक्योरिटीज़ हैं कमर्शियल वाली, ये टैक्स फ्री क्यों हैं? क्योंकि असेसी को टैक्स नहीं पे करना पड़ता अपनी पॉकेट से. ये टैक्स वो कंपनी पे करती है उस इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट बनता है. सो द टैक्स इज पेड बाय द कंपनी ऑन दिस इंटरेस्ट and it is deemed to have been paid on behalf of the assessee. Hence जितना भी अमाउंट पे किया है वो हमने ऐड करना है. ये कैसे होगा? इसका मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल बाद में अगली जो हमारी होगी रिकॉर्डिंग उसमें न्यूमेरिकल्स करवाएंगे. तो वो न्यूमेरिकल्स अभी हम थियोरी कवर कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल में इसका टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटीज़ को हम कवर करेंगे. Then is the next one, that is less tax commercial security. तो इनको हम taxable securities भी बोलते हैं. And tax is deducted at source and it is calculated on the percentages which is given. अब ये जब हम percentage की बात आते हैं तो हम अब percentages भी देख लें. So there is a full chart over here.
ये देखिए परसेंटेज पूरी की पूरी दी हुई है, इसको थोड़ा अच्छी तरह देख लेते हैं। So these are the rates which are applicable for the financial year 1920. So एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल किसका ले लें? इसका ले लेते हैं। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, तो TDS रेट क्या है? 10%। और अगर सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी की बात क्या कह रहे हैं? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पे कितना टैक्स? तो इट इज़ रिटर्न 10%। देन इंश्योरेंस कमीशन पे 5%। ये रेट्स दिए हैं। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस वगैरह का किया था तो TDS का रेट 30%। तो ये रेट्स एक बार करने पड़ेंगे। दीज रेट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। So now we are on to what are the deductions allowed from this chapter. जैसे हर चैप्टर की बिजनेस की भी, सैलरीज में भी डिडक्शंस थी, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में भी हमने डिडक्शन की। तो अब यहाँ पर है कि अदर सोर्सेज हेड में कौन सी डिडक्शन है। तो एक याद रखो कि टैक्सेबल इनकम को अर्न करने के लिए अगर कुछ खर्चा करना पड़ता है तो उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने लोन लिया है फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और सिक्योरिटीज़, तो वो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी कि इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम सिक्योरिटीज़ को लेने के लिए जो भी आपको लेट्स से 1000 का इंटरेस्ट आपको देना पड़ा और सिक्योरिटीज़ से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आपका 2000 है, तो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी 2000 माइनस 1000, दैट इज़ 1000 वुड बी टैक्सेबल। लेकिन हम करते क्या हैं, हम पहले पूरी इनकम्स हेड की निकाल लेते हैं, फिर डिडक्शंस इकट्ठी देते हैं। तो अगर डिविडेंड एग्जाम्प्ट है, ये लिखा है, अगर आपके डिविडेंड एग्जाम्प्ट हैं, जैसे कि अभी करवाया था कि डिविडेंड आर एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 1034 अनलेस एंड अनटिल वो 10 लाख एग्रीगेट से ज़्यादा हैं, तो अगर वो एग्जाम्प्टेड हैं तो फिर एग्जाम्प्टेड इनकम के लिए अगर आपने लोन लेके पैसे लगाए हैं उन शेयर्स पे, तो उस इंटरेस्ट जो वो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा उसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। और ये नेक्स्ट जो हमने लेटिंग आउट की थी मशीनरी की, प्लांट की, फर्नीचर की, तो फिर उसकी डिडक्शन हमें उसी मैनर में मिलेगी जैसे बिजनेस हेड में। बिजनेस हेड में मतलब अगर डेप्रिसिएशन है उसकी तो डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे, अगर उनकी रिपेयर हो रही है तो रिपेयर भी अलाउ करेंगे इन चीज़ों की। फैमिली पेंशन की हमने बात की थी, तो फैमिली पेंशन में डिडक्शन देनी है 1/3 ऑफ द अमाउंट और 15,000 विच एवर इज़ लेस। तो सपोज करो फैमिली पेंशन जो है दैट इज़ 30,000, तो 30,000 and now just see this is not per month, this is पूरा annum per annum. So suppose 30,000, I am just taking a nominal figure, 30,000 है तो 30,000 का 1/3 करेंगे तो 10,000, so 10,000 और 15,000 whichever is less, तो 10,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। इसी तरह से सब लेटिंग की थी, ए ने घर बी को दिया था रहने को, लेकिन बी ने एक कमरा आगे सी को दे दिया, तो सी से जो किराया बी ले रहा है वो सब लेट का हो गया, वो इस हेड में टैक्सेबल होगा। लेकिन कैसे टैक्सेबल होगा? उसने जो सी को रूम दिया उस पर कुछ रिपेयर कराई, कोई वाइट वॉश कराया, तो इस तरह के जो भी खर्चे हैं वो सारे के सारे लेस करके फिर सब लेट की इनकम आएगी। देन इज एनी अदर एक्सपेंडिचर विच इज़ नॉट बीइंग ऑफ कैपिटल नेचर, अगर कोई कैपिटल नेचर का नहीं है या पर्सनल नेचर का नहीं है तो उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। और ये ज़रूर पढ़ लें, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पनसेशन और इन्हांस कॉम्पोजिशन, तो जो 50% ऑफ सच इनकम शैल बी डिडक्टेड, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव किया है किसी कॉम्पनसेशन पे या इन्हांस कॉम्पनसेशन पे तो 50% ऑफ सच अमाउंट शैल बी डिडक्टेड, लेकिन कोई और डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में कुछ डिडक्शंस अलाउ नहीं होनी, कौन सी नहीं होनी? पर्सनल नहीं होनी, किसी तरह का पर्सनल खर्चा अलाउड नहीं है। अगर आउटसाइड इंडिया कोई भी इंटरेस्ट पे किया तो उस पर TDS करो, अगर बिना TDS के कोई भी पेमेंट आउटसाइड इंडिया की है तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलनी। वेल्थ टैक्स पे किया है तो उसकी डिडक्शन नहीं है। कैश पेमेंट्स की बजाय डिजिटल या ड्राफ्ट ऐसा कुछ प्रेफर करो, लेकिन अगर कैश पेमेंट एक्सीड कर रहे हैं
10,000 और 35,000 वो ट्रक्स का केस था अप्लाइंग वालों का, तो इन दैट केस अगर पेमेंट कर दी है कैश पेमेंट की इससे ज़्यादा, तो फिर उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। देन इसी तरह से लॉटरी ख़रीदते हो, आप कहते हो इस बार मेरी लॉटरी लगी 1,000 रुपया मैंने जीता है, लेकिन पीछे 10 सालों से मैं लॉटरी ख़रीदी जा रहा हूँ, या इस साल भी मैंने 5,000 रुपये लगा दिए लॉटरी ख़रीदने में ही, तो आज जाके 1,000 हुआ है। तो लॉटरी ख़रीदो चाहे जितनी मर्जी, पर यहाँ इसकी जो ख़रीदो जो मर्जी, मतलब हम उस एक्स पर्सन को कह रहे हैं कि उसके आपको फ़ायदा कोई नहीं है, बिकॉज आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर आपका कोई लॉस हो जाता है, कोई आप एक्सपेंस करते हो इन कनेक्शन विद द इनकम फ्रॉम लॉटरी, क्रॉस पजल, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, या कोई गैम्बलिंग या बैटिंग, ये याद रखना है। So with that the theory of other sources is done, and now the next video tutorial will cover numerical aspect. Thank you. Take care.